स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट शिक्षा पर। आज हम आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री और लेकर के चलते हैं। अगर आपको हमारी वेबसाइट से नोट्स चाहिए तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और सर्च करना है एक्सेलेंट शिक्षा। जैसे आप सर्च करोगे तो हमारी वेबसाइट आपको पहले नंबर पर मिल जाएगी, जिससे बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे नोट्स ले रहे हैं। देखो यहाँ पर 138% ग्राफ अप जा रहा है, 124% इंप्रेशन अप जा रहा है। ठीक है, ये लोगों का सही रिव्यू, बच्चों का सही रिव्यू है। और अगर आप हमारे चैनल में जाएं और चैनल में जाकर के आप प्ले लिस्ट में जाकर के सारे के सारे रिकॉर्ड को देख सकते हैं। एक एक चैप्टर के आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी और आप क्लास 12 का केमिस्ट्री का पूरा सेक्शन यहाँ से भी कवर कर सकते हैं। नोट्स के लिए आप जैसे ही हमारी वेबसाइट पर आएंगे, वेबसाइट पर आने के बाद आप क्लास 12 के सेक्शन में यहाँ से आकर के क्लास 12 की केमिस्ट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी आपको मिल जाएगा। जल्द ही बहुत सारे इसमें अपडेट जल्दी आएंगे और अभी हमारा काम पूरा इसी वर्क पर चल रहा है कि सबसे पहले नोट्स पूरी बुक के अपलोड कर दिए जाएं। ठीक है, तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे हम अपने टारगेट की ओर चलते हैं। तो हमारा चैप्टर चल रहा था रासायनिक बलगतिकी और ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट है। अगर आप इससे पहले पार्ट्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल पे जाइए और यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में आप लोग है ना ये सारे के सारे पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। अगर आप ये कर लेंगे तो आप लोगों को जो भी नई वीडियो आएगी तुरंत आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं इस पार्ट में। पहले मैं स्क्रीन को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं और आपको एक एक हेडिंग अच्छे से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग थोड़ा अटेंशन दें, अच्छे से समझने की कोशिश करें। ठीक है, और मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूं, कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट ये रहती है कि सर वीडियो थोड़ा छोटा कीजिए। नहीं यार, छोटा नहीं हो पाएगा। अगर आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्पीड से देख सकते हैं, आराम से सुकून से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। चलते हैं इस पार्ट में। देखिए रासायनिक बलगति पार्ट में, इस पार्ट में आप लोग देखिए कौन कौन सी हेडिंग हम देखेंगे। द्वितीय कोटि के विक्रिया में इसके लक्षण, ये बहुत बार 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में पूछा गया है। मोस्टली इससे जो क्वेश्चन आता है वो अभिक्रिया पूछेगा कि एक अभिक्रिया उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, उसके बाद तृतीय कोटि का विक्रिया, इसमें भी सेम क्वेश्चन 1 नंबर या कभी कभी 2 नंबर में पूछा गया है। इसमें भी आप लोगों को सेम क्वेश्चन पूछेगा, या तो परिभाषा पूछेगा या फिर उदाहरण सहित बताने की कोशिश करेगा। ठीक है, आपसे पूछेगा एक उदाहरण दीजिए। उसके बाद है आभासी आणविक अभिक्रियाएं और अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण। ये दो चीज, आभासी आणविक वाला भी आपका 2 नंबर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस वीडियो से आप लोग ये समझ सकते हैं कि इसमें से 2 नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं। अगर आप याद करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो आपके 2 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं हमारे पास हेडिंग है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया एवं इसके अभिलक्षण। तो आप लोगों ने है ना पहले, सबसे पहले आपको वेग नियम पता होना चाहिए। वेग नियम आपका क्या बता रहा था? वेग नियम बता रहा था के, और यहां पर आप कोई क्या ले रहे थे, ए मतलब जो कोई भी सांद्रता, इसकी पावर आप एक्स ले रहे थे, और फिर कोई बी पदार्थ ले रहे थे, उसकी सांद्रता की घात कितनी ले रहे थे आप, वाई। तो यहां पर ये जो आपका वेग नियम है, इसमें जो आपका x और y का जो टोटल आएगा वो आपका क्या होगा, वो होगा आपका कोटि। ये आपको पता चल गया, ये आपका क्या होगा भाई, कोटि होगा। आपने इसके बारे में 3 अभी यहां पर पोर्शन कवर किए हैं, 3 नहीं 4 मान लो। अगर आप इसको 0 बोलेंगे तो शून्य कोटि की विक्रिया बनेगा। अगर इसका टोटल मान 0 होगा तो शून्य कोटि की विक्रिया बनेगा। अगर 1 होगा तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया बनेगा। अगर यहां पर 2 हो जाए तो यह बनेगा आपका द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अगर यहां पर आपका 3 हो जाए तो आपका क्या बन जाएगा, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो परिभाषा आप द्वितीय कोटि की कैसे लेंगे, आप ऐसे लेंगे, वे अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात, कितना, द्वितीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है, तो वो अभिक्रिया आपकी क्या होगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। और मैं आप लोगों को इसका एक, कम से कम आपको एक एग्जांपल तो इसका जरूर याद करना है। इसके एग्जांपल 2 बता रहा हूं आपको। सबसे पहले है हमारे पास एस्टर का अक्षार के द्वारा अपघटन। एस्टर क्या होता है हमारे पास, एस्टर होता है CH3COO C2H5। एस्टर में हमें हमेशा याद रखना, एस्टर में हमारे पास 2 चीज एक साथ में जुड़ी रहती है। देखो यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, CH3COO C2H5, ये हमारे पास एक एस्टर है। और जब आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मिलाएंगे
जब आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो ये सोडियम आपका पहले पार्ट के साथ में चला जाएगा और ये OH आपका दूसरे पार्ट में चला जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा CH3COONA, ठीक है। और ये पार्ट आपका दूसरे के साथ में जा रहा है तो इसका मतलब आपको प्लस में मिलेगा C2H5OH। ये आपका मिथेनॉल मिल गया, ये आपका मिल गया सोडियम, क्या मिल गया आपको, सोडियम के साथ में आपका कार्बोनेट मिल गया, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, जब भी आप एस्टर के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करेंगे तो जो भी आपकी अभिक्रिया होगी वो आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। क्लियर। तो ये अभिक्रिया आपको याद करनी है। एक और अभिक्रिया मैं आपको छोटी सी बता दूं ताकि आप उसको भी जरूर याद कर लें, वो है ओजोन का ऑक्सीकरण। अगर आप ओजोन का ऑक्सीकरण करेंगे तो वो भी आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की। तो ओजोन आपकी होती है O3, आप इसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें आप कहीं ना कहीं ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं, तो आपको बनेगा 3O2। तो इसको बैलेंस कर लेंगे तो ये ओजोन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहां पर देखो इधर बैलेंस है ना, 3 दूनी 6, इधर भी 3 दूनी 6, ये ओजोन से ऑक्सीजन बन रही है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, क्लियर होगा कि नहीं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ओजोन का ऑक्सीकरण भी आपका द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अब थोड़ा सा इसके बारे में लक्षण के बारे में देख लेते हैं। भाई अभिक्रिया के लक्षण हमने शून्य के भी देखे हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया के भी देखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप पार्ट पिछले जाकर के देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अभिक्रिया के लक्षण पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पेपर में भी आता रहता है। तो यहां पर मैं डिस्कस करूंगा, कम से कम 3 या 4 पॉइंट तो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, नंबर 1, जो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है उसका अर्ध आयुकाल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। इसको तो आप निकाल सकते हैं यार, निकाल सकते हैं आप इसको। जब भी आप अर्ध आयुकाल की बात करें तो आप इसको निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, ठीक है। लेकिन आप लोग इसके लिए यहां पर यह बात याद रखें, इसका डायरेक्ट निकाल रखा है 1/k R0 जीरो मतलब प्रारंभिक सांद्रता। मैं ऐसे करके लिख लेता हूं तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, R0। तो इसका जो अर्ध आयुकाल होता है वो होता है 1/k R0। तो यहां से आप लोग ये समझ सकते हैं कि जो इसका अर्ध आयुकाल है वो सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर कर रहा है, व्युत्क्रमानुपाती। अगर इधर आपका ये मान बढ़ेगा तो आपका ये मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर आप ये घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा। क्लियर। तो दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास है, इस प्रकार की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये K भी डिपेंड कर रहा है, ये K भी आपका क्या कर रहा है भाई, डिपेंड कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखो इसको ऐसे समझिए, इस K को आप इधर ले जाइए और इसको इधर रहने दीजिए, तो K आपका ये ऐसे हो जाएगा 1/R। तो ये भी इसकी सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है। तो समझने की कोशिश की, मैंने क्या किया, इस K को मैं इधर ले आऊं और ये आपका यहीं पर रहने दिया, तो K आपका इधर आ गया कि नहीं, ये भी सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा तीसरा पॉइंट भी एक बार देख लेते हैं, समझने की कोशिश करो आप। तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, इस अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्रक लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो इसका अगर मैं निकालूं, इसी फॉर्मूले से ले लेते हैं, ये है T1/2 जो आपका मान है 1/k और यहां पर R0। तो इस K का मात्रक चाहिए ना आपको, तो इस K का मात्रक आप इसको K को इधर ले लें तो K आपका हो जाएगा 1/T½ और यहां पर आ जाएगी आपकी सांद्रता। तो K का मात्रक कैसे निकालेंगे, देखो उल्टा हो जाएगा। देखो पहले तो यहां पर हमारे पास इसका लेंगे ना सांद्रता का, सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। क्या होता है, मोल प्रति लीटर। तो देखो जो आप, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो यहां पर मैं नीचे लिख देता हूं, ये तो हो गया आपका सेकंड, ये हो गया आपका मोल, और प्रति लीटर, प्रति लीटर मतलब ऊपर पहुंचेगा तो आपका हो जाएगा लीटर प्रति सेकंड प्रति मोल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। और आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन में पेपर में ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि शून्य कोटि का मात्रक क्या होगा, तो पता होना चाहिए। प्रथम कोटि का मात्रक क्या होता है वो भी पता होना चाहिए, द्वितीयक का मात्रक क्या होता है वो भी पता होना चाहिए, और तृतीयक का भी पता होना चाहिए। मात्रक आपका 1 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अच्छे से एक एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब बात करते हैं तृतीय कोटि की अभिक्रिया। अभी मैंने ऊपर आपको बता दिया है कि शून्य कोटि की हो सकती है,
या फिर आपकी प्रथम कोटि की हो सकती है, या फिर द्वितीय या तृतीय हो तो सकती है, 1.5 कोटि की भी, 1.5 की भी हो सकती है, लेकिन हम मोस्टली इन तीनों को ही कवर करने की कोशिश करते हैं। तो तृतीय कोटि के अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, तृतीय कोटि के अभिक्रिया में जो आपका ये जो आपका वेग बराबर था ये हो जाएगा आपका k, और यहाँ पर a इसकी पावर x, और यहाँ पर b की पावर कितना हो रहा था y, तो यहाँ पर x प्लस y का मान आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे तो परिभाषा क्या बताएंगे आप, वे अभिक्रियाएं जिसका वेग अभिकारक पदार्थ की सांद्रता की तृतीय घात पर निर्भर करता है, पदार्थ की सांद्रता की तृतीय घात पर निर्भर करता है, उसको आप क्या बोलते हैं, तृतीय कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। आपको कम से कम एक एग्जांपल तो पता होना चाहिए, मैं यहां पर आपको 2 बता देता हूं। एक होता है आपका फेरस क्लोराइड, आपको पता होना चाहिए FeC, ये तो फेरस कार्बाइड है, ठीक है, और प्लस आपका यहां पर SnCl2, ये भी आपको पता होना चाहिए, स्टेनस क्लोराइड। और ये जब भी आपका रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा आपका Cl2 प्लस आपका हो जाएगा SnCl4। यार ये Cl है, FeCl3 होगा, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, इधर 4 2 6, इधर आपका 3 2 6, सही है, बैलेंस हो जाएगा। ये आपका FeCl3 है, फेरस क्लोराइड स्टेनस क्लोराइड के साथ में जब रिएक्शन करेगा तो आपका फेरस क्लोराइड ही बनेगा, FeCl2 बन जाएगा, ठीक है। और ये आपका स्टेनस क्लोराइड का टेट्रा बन जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन आपकी तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। बैलेंस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर आपका 2 लग जाएगा और यहाँ पर आपका कुछ नहीं लगा, क्योंकि 4 और ये भी 4, 3 3 6 2 8, ठीक है। Cl आपके इधर भी 8 हैं, इधर भी आपके 8 हो गए। तो ये रिएक्शन भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक रिएक्शन और देख लेते हैं, और दूसरी रिएक्शन आपकी NO2 बनाने की, तो आपको पता होना चाहिए 2NO प्लस, अगर आप O2 करेंगे तो आपका 2NO2 बन जाएगा। ये रिएक्शन भी आपकी तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। बहुत सारी आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, लेकिन कम से कम आप एक एग्जाम्पल तो याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लक्षण भी आपको पता होना चाहिए, कम से कम 1 या 2 लक्षण तो आपको पता होना चाहिए। यहां पर 2 लक्षण इसके मैं बता रहा हूं आपको। नंबर 1, इस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की सांद्रता के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इसमें ऐसा बताया गया कि टी हाफ का जो मान है वो अनुक्रमानुपाती होगा, किसके, सांद्रता के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, सांद्रता के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी अगर मैं सांद्रता लिख दूं यहां पर R इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो ऐसा करके इसमें बनेगा, ठीक है। एक पता लग गया। दूसरा पॉइंट भी मैं देख लेता हूं आपको, यहां पर दूसरा पॉइंट है, इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक। अब यहीं से मात्रक निकाल लो यार, मात्रक अगर मैं यहां से निकालूं तो यहां पर मात्रक यहां से भी निकल सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसका मात्रक लीटर, इसका मात्रक होता है लीटर प्रति मोल। क्या होता है इसका मात्रक, लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड होता है, लीटर प्रति मोल, ठीक है, प्रति सेकंड होता है, ठीक है। ये मात्रक आपको कम से कम पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आपको बता देते हैं। यहां पर 2-4 पॉइंट और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आभासी आणविक अभिक्रियाएं और अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण, आभासी आणविक अभिक्रियाएं एवं अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण, ये भी देख लेते हैं भाई। इसमें देख लेते हैं भाई क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी कोटि और आणविकता का मान समान नहीं होता है, आभासी आणविक अभिक्रियाएं कहलाती है। इन्हें छद्म कोटि अभिक्रिया भी कहते हैं। मतलब आभास तो किसी और चीज का होता है, जैसे मैं कहूं कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, लेकिन वो वास्तव में प्रथम कोटि की अभिक्रिया ना निकले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आभासी आणविक अभिक्रियाएं। इसका ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिनकी कोटि 1 परंतु आणविकता 2 या 2 से अधिक होती है। कोटि तो कितनी मिल रही है, 1, आणविकता उसकी 2 या 2 से अधिक मिल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, आभासी अथवा छद्म एकाणुक अभिक्रिया कहलाते हैं। ये बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है, याद रखना। आभासी आणविक अभिक्रिया इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम्पल बताता हूं आपको, यहां पर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। ये है आपका CH3COO C2H5, ठीक है।
जब आप इसमें H2O मिलाएंगे, जल मिलाएंगे, तो वही बात इसमें से एक पार्ट इधर टूट करके चला जाएगा, एक इसमें चला जाएगा। जब दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे तब ये आपको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा कि कैसे कैसे टूटेगा ये। तो यहाँ पर OH अगर इधर चला गया तो ये बन जाएगा CH3COOH बन जाएगा, और प्लस आपका इधर क्या बन जाएगा, C2H5OH बन जाएगा। इसमें से इस जल को हम ऐसे तोड़ लेते हैं HOH, तो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो आपके दोनों प्रोडक्ट यहाँ पर बन गए। ये जो अभिक्रिया है ना आपकी, ये अभिक्रिया आपकी आभासी आणविक अभिक्रिया, फिर छद्म कोटि की अभिक्रिया, या फिर छद्म एकाणुक अभिक्रिया, तीनों में दी जा सकती है। ठीक है, तीनों सेम कॉन्सेप्ट के बेस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पता चल गया आपको। इसमें क्या होता है कि ये मानकर चलिए अभिक्रिया तो आपकी प्रथम कोटि की है, और क्या नाम उसका आणविक देखते हैं, आणविकता उसकी 2 या 2 से अधिक है, तो उसको हम बोलते हैं आभासी आणविक अभिक्रियाएं, छद्म कोटि की अभिक्रियाएं। क्लियर? ये आपका पूछा गया है 2 नंबर में। मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि आप इसको जरूर याद करने की कोशिश कीजिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। और यहां पर एक और पॉइंट लिया है, अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण। भाई कोटि का निर्धारण आप किस बेस पर करते हैं, कोटि का निर्धारण आप किस बेस पर करेंगे, तो ये आपको बस ये मानकर चलिए, अगर आपसे पूछा जाए भाई कोटि का निर्धारण आप कैसे करेंगे, तो ये आपका जो है ना कोटि का निर्धारण आप लोग है ना बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे पोर्शन है। नंबर 1 जैसे मैं बोल दूं, समाकलन विधि द्वारा, किस द्वारा, समाकलन विधि द्वारा, मैंने कुछ वेबसाइट में दे रखे। नंबर 2 इसमें आपका हो सकता है अर्ध आयुकाल विधि द्वारा, अर्ध आयुकाल से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और तीसरा होगा ओस्टवाल्ड पृथक्करण विधि द्वारा, चौथा ग्राफिया विधि द्वारा, लेकिन इनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो ज्यादा इन पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। थोड़ा सा 2-4 टॉपिक हमारे पास और भी बचे हैं, उन टॉपिक को भी देख लेते हैं। वैसे ये अब सिलेबस में नहीं रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हमें कंपटीशन की भी तैयारी साथ साथ में करनी है, क्योंकि 12वीं के बाद जब JEE का एग्जाम देंगे, नेट का एग्जाम देंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे आपको ये क्वेश्चन पूछने में आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, संघटवाद सिद्धांत और संकीर्ण ऊर्जा, ये आपका हेडिंग है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ संघटवाद। ठीक है, संघटवाद सिद्धांत, ये आपका बहुत बढ़िया सिद्धांत है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। और संकीर्ण ऊर्जा, ये भी आपको पता होना चाहिए, संकीर्ण ऊर्जा, ये आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, संघटवाद सिद्धांत और संकीर्ण ऊर्जा। तो एक बार देख लेते हैं इसके बारे में, आप लोगों को बताता हूं। इस सिद्धांत में क्या बताया गया है, संघटवाद सिद्धांत में आपको यह मानकर चलना होता है कि केवल उन अणुओं के टकराने से अभिक्रिया होती है जिनके पास अपनी सामान्य औसत ऊर्जा के सापेक्ष अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा होती है। अब मान लो आप चल रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ ऊर्जा है। लेकिन अगर आप नहीं चल पा रहे हो, सोचो आप बिल्कुल खत्म हो गए हो, नहीं चल पा रहे हो, तब भी आपके अंदर कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी, जो आपकी ऊर्जा क्या होगी, आपके कार्य को, यानी आपको जीवित रखने के लिए बहुत जरूरी होगी। तो उस ऊर्जा को हम क्या बोल रहे हैं, उस ऊर्जा को बोल रहे हैं उसकी औसत ऊर्जा। तो इसके अलग भी आपके पास कुछ ऊर्जा है जो आपको किसी ना किसी कार्य को करने के लिए जरूरी पड़ रही है। आप चलने में यूज कर रहे हो, वजन उठाने में यूज कर रहे हो, भागने में यूज कर रहे हो, रेस लगाने में यूज कर रहे हो, तो आपके पास कुछ ना कुछ जो अलग ऊर्जा है, वो ऊर्जा आपको क्या कर रही है, अभिक्रिया कराने में हेल्प कर रही है। तो ये ऐसे ही अणुओं के साथ में होता है, यानी अगर किसी अणु, परमाणु या किसी अणुओं के अंदर अगर टकराने के लिए कुछ ना कुछ औसत ऊर्जा है, तो उनके पास है ना, उनके पास कुछ अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा भी होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, संकीर्ण ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं संकीर्ण ऊर्जा। क्या बोलते हैं, संकीर्ण ऊर्जा। ध्यान रखना, संकीर्ण ऊर्जा आपकी क्या होती है, वो ऊर्जा जो किसी अणु के अंदर टकराने के लिए जरूरी होती है, वो आपकी संकीर्ण ऊर्जा होगी। इस सिद्धांत के अनुसार ताप बढ़ाकर वेग बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा सभी की विक्रियाओं में नहीं होता है। वैसे मोस्टली होता है। देखो मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे अभी क्या नाम इसका, आप घर में कुछ खाना बना रहे हो, तो उसकी गंध क्या हो रही है, गर्म होने पर आपने देखा वो भाई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। तो क्यों हो रही है, क्योंकि वो गर्मी मतलब तापमान बढ़ने की वजह से उस खुशबू के अणु वातावरण में फैल रहे हैं और आपके नाक की ओर जा रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने पर मोस्टली क्या होता है, मोस्टली अभिक्रिया के अणु दूर दूर जाते हैं, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। लेकिन ये सभी अभिक्रियाओं में संभव नहीं है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसमें एक और हमारे पास इसी सिद्धांत में एक हमें सूत्र दिया गया। ये सूत्र आपका कभी कभी न्यूमेरिकल में यूज होता है। इसमें दिया गया आपका K बराबर PZ
ई की पावर माइनस ई बटे आर टी, ये इसमें एक फॉर्मूला आया है। और इस फॉर्मूले में आपको बता दूं कि P आपका अभिन्यास घटक है जो प्रायिकता कारक है, और Z हमारे पास अभिकारक अणुओं की संख्या है। और याद रखना इसमें है ना हमारे पास E संकीर्ण ऊर्जा है, E एक्टिवेशन ई ए होता है, ई ए होता है। इसके ऊपर आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, मैं न्यूमेरिकल करवाने की आपको कोशिश करूंगा, कम से कम आपको 2 न्यूमेरिकल तो इसके ऊपर बताऊंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसी सिद्धांत में कुछ चीजें ये भी बताई गई हैं। देखो नंबर 1 है प्रभावी टक्करें। नंबर 1 किसी अभिक्रिया के लिए आपको पता होना चाहिए प्रभावी टक्करें क्या होती हैं। देखो प्रभावी टक्करों की आप क्या परिभाषा देंगे, प्रभावी टक्करें यानी वे टक्करें जो किसी अभिक्रिया को संपन्न करने में हेल्प कर रही हो, सहायता कर रही हो। रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए कम से कम 2 अणुओं का टकराना आवश्यक है। सोचो आप लोग, एक अणु ये है, एक अणु ये, अगर ये आगे चल रहा है और ये इसके पीछे चल रहा है, अभिक्रिया होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनके बीच में गैप है। इन दोनों का आपस में टकराना बहुत जरूरी, जैसे ही टक्कर होगी उसी के बाद आपका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा। नंबर दो में आपको बता, अभिकारकों के अणुओं के टकराने से उनके मध्य अभिक्रिया नहीं होती। दूसरी बात आपको यह भी पता होना चाहिए, टकराने से भी नहीं होगी। बहुत बार आपकी टकराने से अभिक्रिया हो जाएगी, लेकिन जबकि अभिक्रिया जिन टक्करों के फलस्वरूप आपकी अभिक्रिया होगी उनको ही हम प्रभावी टक्करें बोलते हैं। मतलब क्या होता है, एक हल्के से टकराया, एक ज्यादा जोर की टकराया, तो ज्यादा जोर से जो टकराएगा उसमें एकदम से उत्पाद आपका बन जाएगा, तो इसको बोलेंगे प्रभावी टक्करें। और जो कम टकराया और जिसमें कुछ बना ही नहीं है उसको हम कुछ नहीं बोलेंगे। प्रभावी टक्करों का मतलब है जिन टक्करों के उपरांत अभिक्रिया घटित हुई है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं प्रभावी टक्करें। आगे चलते हैं थोड़ा सा। प्रभावी टक्करों में हमेशा भाग लेने वाले अणु को सक्रिय अणु कहते हैं। अब सोचो कि एक अणु ये चल रहा है, एक अणु ये चल रहा है, ये आपस में टकराए लेकिन कुछ प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन जो अणु आपस में टकराने से कुछ ना कुछ बना है, जो प्रभावी टक्करें हुई है, इनको बोलते हैं प्रभावी अणु। क्या बोलते हैं इनको? हम प्रभावी अणु, जो टकराने से कुछ ना कुछ उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। इन अणुओं की ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा तल के बराबर या इससे अधिक होती है, जिस ऊर्जा को हम दहलीय ऊर्जा कहते हैं। दहलीय ऊर्जा भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, दहलीय ऊर्जा। ये आपको पेपर में 1 नंबर में बहुत बार पूछा गया है, मैं आपको बता दूं। देखो सुनो, इस चीज को समझो कि अगर आपका ये अणु आगे चल रहा है, ये अणु आपका आगे चल रहा है, तो जैसे टक्कर लगेगी तो दोनों अणु आपस में टकराएंगे, लेकिन अभिक्रिया होने की अभी कोई घटना नहीं है। अगर अभिक्रिया हो जाती है, मान लो अभिक्रिया आपकी क्या हो जाती है, घट जाती है, कोई ना कोई आपका उत्पाद यहां पर बन जाता है, तो ये आपकी प्रभावी टक्करें हुई। इसके अंदर जो भी आपकी ऊर्जा होगी, जो टक्कर के लिए मतलब अनिवार्य है, जो आपको प्रभावी टक्करें बना रही हैं, तो उस ऊर्जा को आपको हम क्या बोलते हैं, उस ऊर्जा को दहलीय ऊर्जा कहते हैं। ये कम से कम वो ऊर्जा होती है जो टक्कर के लिए जरूरी होती है, ठीक है। ये भी आपका 1 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इतना ध्यान रखना कि संकीर्ण ऊर्जा, इतना ध्यान रखना, ई एक्टिवेशन बोलते हैं उसको, ई एक्टिवेशन ऊर्जा जो होती है आपकी, वो दहलीय ऊर्जा, ठीक है, से अणुओं की टक्कर, जो भी आपका अणु चल रहा है, अणुओं की मतलब जो भी आपकी अणुओं की जो ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा? पूर्व निहित ऊर्जा, जो उनके अंदर पहले से होती है, और जो दहलीय ऊर्जा आपने बाद में दी है, इन दोनों से घटा करके निकलती है। संकीर्ण ऊर्जा मतलब उसके अंदर अभी वो ऊर्जा बच रही है जो वो काम करने में यूज कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? जो काम करने में वो यूज कर सकता है, तो उसको हम दहलीय ऊर्जा से घटा करके निकाल लेते हैं। ये आपका न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, ठीक है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट और भी हैं बच्चे, जैसे मैं 5 पॉइंट बता रहा हूं। इस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की प्रभावी टक्कर की संख्या पर निर्भर करता है। कितनी प्रभावी टक्करें हुई हैं उस पर यह डिपेंड करेगा, कितनी प्रभावी टक्करें हुई हैं ये उस पर आपका डिपेंड करेगा। और थोड़ा आगे चलते हैं। संकीर्ण ऊर्जा को जूल प्रति मोल अथवा कैलोरी प्रति मोल में नापते हैं। ये तो आपको पता ही है यार, सबको पता है कि जूल प्रति मोल इसका मात्रक होता है। फिर आपका कैलोरी प्रति मोल, ये तो आपका 11वीं में भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें बस आपके न्यूमेरिकल बचे हैं
और मैं इसके टेस्ट सीरीज आपको बहुत जल्दी वीडियो में क्या नाम उसका वेबसाइट में अपलोड कर दूंगा। आप वहां से जाकर के इसके क्वेश्चन अच्छे अच्छे जो आपको मिलेंगे उनको सोल्व कर लेना। और अगर आपको कोई भी समस्या है आप बिना किसी टेंशन के यार हमसे पूछिए, कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पर और वेबसाइट पर, जहां पर आपको लगे अच्छा लगे, जहां पर आप चाहें वहां पर आप पूछ सकते हैं और हमसे पूछिए, हम आपकी फुल सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको सिर्फ अच्छे मार्क्स लेकर के आना है, बाकी हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और जल्द ही आपके ये सब चैप्टर ओपन होने लग जाएंगे क्योंकि हम बहुत जल्दी मतलब इस पर बहुत दबा करके काम कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।